बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है एक, जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ा था। हमने लास्ट के वीडियो में देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो वहाँ आपने देखा था कि आवेश की प्रकृति के बारे में धन आवेश और ऋण आवेश था। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश हो रहा था, ये भी पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चालक और विद्युत रोधी के बारे में पढ़ते हैं कि चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है। बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे होंगे ताकि नोट साथ के साथ बन सकें। ठीक है, देखो आपने क्या किया, कंघे को जब मैंने बालों से रब किया था, कंघे को जब मैंने बालों से रब किया था यानी घर्षण कराया था, रगड़ा था, तो क्या देखा था, उसमें माइनस आया था, आवेशित हो गया, माइनस का आवेश आया था। ऐसे ही जब गुब्बारे को भी बालों से रगड़ा हमने तो वहाँ पे भी क्या देखा आपने, माइनस का आ गया। लेकिन जब कांच की प्लेट को रेशम के कपड़े से या ऊन से रगड़ते हैं उस पर धन आवेश आ गया। ये तो आपको पता था। क्या आप स्टील की चम्मच को बालों से रगड़ोगे उसमें आवेश आएगा? आप रगड़ के देखना, स्टील के चम्मच को जब बालों से रगड़ते हैं और इस स्टील की चम्मच को कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कुछ भी नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे आवेश नहीं आया, इस पे क्या हो गया, आवेश नहीं आया। ऐसे ही आप एक कागज़ की प्लेट लीजिए, यानी पत्ती ले लीजिए कागज़ का इस तरह का, इसको प्रेस कर दो, गरम करना है, प्रेस करना है, और फिर इसको इस तरह मोड़ के यहाँ से इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, कागज़ आपस में रिपल करेंगे और कागज़ आपस में रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो यूँ लग रहा है कि हो सकता है इस पे प्लस और इस पे भी क्या हो, प्लस हो, या ये भी हो सकता है इस पे माइनस और इस पे माइनस हो। ऐसा तो होगा, या तो दोनों पे प्लस होगा या दोनों पे क्या होगा, माइनस होगा। तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि आवेशित हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पता करना चाहूँ कि भाई प्लस का आया या माइनस का आया, ये कैसे मालूम करें? इसको हम कैसे मालूम करें कि जो कंघी है उस पर माइनस का है? भाई आवेशित हो गई ये तो पता है, कंघी क्या कर रही है, कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कंघी पे माइनस का ही है और कागज़ प्लस के होने से आकर्षित हो रहा है? या फिर ये कांच की जो प्लेट है इस पे प्लस कैसे आया, इसको कैसे पता करें? ज़रूर कोई ना कोई उपकरण होगा जिससे हम पता कर सकें कि इस स्टील की जो अपने पास चम्मच है इसमें कोई आवेश नहीं है। तो ऐसे ही उपकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे उपकरण को कहते हैं हम विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवेश की उपस्थिति के बारे में पता कर सकते हैं और आवेश की प्रकृति के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। अगर परीक्षा में आता है विद्युतदर्शी से आप क्या समझते हैं तो आप ये जरूर लिख के आना। यह एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है तथा इसकी सहायता से आवेश की प्रकृति का मतलब धनावेश या ऋणावेश, धनात्मक अथवा ऋणात्मक को भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विद्युतदर्शी आवेश की पहचान प्राप्त करने वाला एक उपकरण है, या इस उपकरण की सहायता से आप आवेश की पहचान कर सकते हैं। ये विद्युतदर्शी आपके कई प्रकार के होते हैं। विद्युतदर्शी अपने पास कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है आपके स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कुछ चीज़ों को कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता क्या है और इसका ज़्यादा हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो यह अत्यधिक क्या होता है, संवेदी होता है। ये क्या है, अत्यधिक संवेदी होता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसका जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। अब देखिए इसकी बनावट कैसी होती है। इसकी बनावट के लिए हमारे पास क्या है, कांच की जार होती है, कांच की जार है। ठीक है, इस पे घुंडी पे ये क्या, जो कांच की जार है उसका जो मुंह होता है उस पे हमने क्या लगा रखा है, एक कार्क लगा रखा है। उस कार्क में छेद करके एक धातु की छड़ ले रखे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, धात्विक छड़ कहते हैं। ठीक है, और जो काम की चीज़ है वो सुनिए, इस धात्विक छड़ के ऊपर की ओर क्या होता है, एक घुंडी लगी होती है। एक क्या होती है, घुंडी लगी होती है, धात्विक होती है घुंडी भी। और सबसे नीचे जो हुक जैसा बना हुआ है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम स्वर्ण पत्र को लटकाते हैं। जिस तरह लटका हुआ नहीं, ये दिख रहा है ना, स्वर्ण पत्ती यानी सोने की पत्ती। बच्चों सोने की पत्ती काफ़ी महंगी होती है, तो इसकी जगह कई बार हम एल्युमिनियम, तांबा और लोहे का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण
पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, तो ये चीज़ आप लिख के आएंगे। चित्र भी बनाएंगे, हालांकि ऐसा चित्र बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इस तरह का चित्र बना सकते हैं। चित्र हमेशा आप क्या करेंगे, नामांकित बनाएंगे। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, कांच की जाड़ है। ये क्या है, तो आप ये बताएंगे कॉर्क है ना, क्या है ये, कार्क है। ये क्या है, तो धात्विक छड़ है। ये क्या है, तो आप बताएंगे घुंडी है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्वर्ण पत्र लगा हुआ है। नीचे क्या लगा हुआ है, स्वर्ण पत्र लगा हुआ है। तो चित्र नामांकित बनाएंगे। चित्र आप पेंसिल से बनाया करो। अनामांकित यानी जिसमें आपने चित्र में नाम नहीं लिखा, वहाँ पे हमें नंबर नहीं मिलते, नंबर हमारे क्या होते हैं, कटते हैं। तो ठीक है, नामांकित चित्र बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, ये पता कैसे कर लेता है आवेश के बारे में, आवेश के बारे में इसको पता कैसे चलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ को इस धात्विक छड़ के पास लेके आते हैं। कोई सा भी आवेशित छड़ ले सकते हैं, ऋणावेश और धनावेश, ठीक है। जब इस छड़ के पास लाओगे, ये छड़ क्या है, धात्विक छड़ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसके पास माइनस का लाते हैं, तो ये माइनस इसको देता हुआ दोनों तरफ क्या होते हैं, माइनस के हो जाते हैं। ये पत्ती है ना, उस पर दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। तो वो पत्ती पहले सुप्त अवस्था में थी, जैसे दोनों पे माइनस का आया तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, पत्ती क्या होगी, फैल जाएगी। और जैसे ये प्रतिकर्षण हुआ तो हमें पता चल गया कि जो छड़ लेके आए हैं वो क्या है, आवेशित है। ठीक है, वो क्या है, अपने पास आवेशित छड़ है। ऐसे आप धनावेश छड़ भी ला सकते हैं। पिछली बार मैंने माइनस का लाया, प्लस का भी ला सकते हैं। प्लस वाले में सेम वो की वही स्टोरी होती है, ये प्लस आ जाता है, दोनों वापस से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक विचार जरूर आया होगा कि यहाँ भी तो हमने वही चीज़ देखा कि दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो कैसे पता करूँ कि पहले मैं माइनस का लाया था और बाद में प्लस का लाया था, ये कैसे पता चले। अभी भी हमने क्या किया, अभी तक तो हमें केवल ये पता चला कि आवेश की उपस्थिति है। अगर कोई छड़ ऐसा लेके आऊँ जिसमें कोई आवेश नहीं हो, तो जो पत्तियाँ होगी पहले की तरह ही सुप्त अवस्था में पड़ी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। अब मुझे आवेश की प्रकृति के बारे में पता करना है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करना होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ लेके आओ, वो भी कैसा, ज्ञात, आपको पता हो कि उसमें आवेश कैसा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ज्ञात छड़ लेके आते हैं, ज्ञात आवेशित छड़ लेके आते हैं जिसमें आपको पता है कि जैसे मान लिया मैंने माइनस वाला लेके आया हूँ। जैसे मैं माइनस का लेके आऊँगा तो इस पर क्या होगा, वापस वही कहानी, दोनों पे क्या होगा, माइनस का आएगा और नीचे जो पत्ती है थोड़ी सी क्या होगी, फैल जाएगी। क्यों फैली, दोनों पे क्या है, एक ही प्रकार के आवेश है और इस वजह से क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, ये फैल गया। ठीक है, अब क्या करना, आपको इस ज्ञात छड़ को हटा लीजिए और एक अज्ञात छड़ लेके आइए जिसमें आपको ये नहीं पता कि प्लस का है या माइनस का है। हमें ये नहीं मालूम कि प्लस का है या माइनस का है। सोचिए कि आप माइनस वाला लेके आए हैं, जैसे मैं माइनस का लेके आऊँगा तो पहले भी माइनस का था और माइनस मिल जाएगा इसको, पहले भी माइनस का था तो दोनों तरफ क्या होंगे, और माइनस मिल जाएगा। वो पत्ती जो फैली हुई थी और माइनस मिलने की वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, पत्ती ज़्यादा फैल जाएगी। पत्ती जैसे ही ज़्यादा फैलेगी तो मुझे पता चल जाएगा मैंने पहले जिस प्रकृति का आवेश दिया है वही प्रकृति का आवेश उसको दोबारा से मिल गया है। अगर आप अज्ञात जो छड़ है आपका धनावेश आता है, अज्ञात छड़ धनावेश आता है, तो जैसे अब आप इसको धनावेश देंगे तो पहले शुरू में क्या था, माइनस का था ना, तो एक तरफ तो क्या होगा, पत्ती के एक तरफ तो क्या हो गया, माइनस का होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इस प्लस की वजह से आ जाएगा। इस बार क्या होगा, इधर प्लस उधर माइनस हो रहा है, अब पत्ती क्या होगी, सिकुड़ेगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, पत्तियां बिल्कुल क्या होगी, पास पास आएगी। तो इससे मुझे अब पता चल गया कि पहले जो लाया था जिसमें पत्तियां क्या हो गई थी, फैल गई थी, तो समान प्रकृति का था, यानी पहले माइनस दिया था, अब भी क्या लाया हूँ मैं, माइनस का लाया हूँ। और दूसरी बार पत्तियां क्या हो गई, आपस में चिपक गई, इसका मतलब विपरीत प्रकृति का है। पहले मैं माइनस का रखा था, अब मेरे पास क्या है, प्लस का है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो ये इसकी क्या है, कार्य प्रणाली है। ठीक है, देखिए फिर मैं आपको चम्मच दिखा रहा हूँ, लेकिन इस चम्मच में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, इस बार मैंने क्या किया, इसमें हैंडल लगा रखा है प्लास्टिक का, काला काला सा दिख रहा है ना, ये हैंडल लगा रखा है। अब मैं इस चम्मच को जब बाल से रगड़ता हूँ और फिर कागज़ के पास लेके जाता हूँ, क्या देखता हूँ, इस पर कागज़ चिपकेंगे, इस पर क्या होंगे, कागज़ चिपकेंगे। इसका मतलब इस बार तो ये आवेशित हो गई। ऐसा क्या हुआ इस हैंडल के लगाने से। एक और एक्सपेरिमेंट देखो, फिर बताते हैं ऐसा क्या हुआ। मेरे पास ये क्या है, गेंद है,
इधर आवेशित छड़ है और बीच में मैंने तांबे की तार लगा रखी है। दोनों के बीच में क्या कर रखा है, तांबे की तार लगा रखा है। इस तांबे की तार लगाने के कारण क्या हुआ, ये गेंद आवेशित हो गई। गेंद क्या हो गई, आवेशित हो गई। और जैसे मैं तांबे की तार को हटा के नायलॉन की तार लगा देता हूँ या फिर रबड़ की तार लगा देता हूँ, तो क्या देख रहा हूँ, ये आवेशित नहीं हो पा रही। गेंद पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं हो पा रहा, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, जो बिजली का काम करते हैं तो वो हाथ में पेचकस लेते हैं। पेचकस धातु की बनी होती है, लेकिन उस पर भी क्या होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा के रखते हैं। क्यों? जिससे क्या हो, करंट नहीं लगे। क्या हो, करंट नहीं लगे। जैसे ये भाई साहब ने क्या किया, तार को इन्होंने अचानक छू लिया और तार को छूते ही क्या हुआ, इनके करंट लग गया। इनके क्या हुआ, करंट लग गया। कई बार आपने सुना होगा कईयों से जिनके करंट लगते हैं या किसी चीज़ को छू लेते हैं तो करंट आता है, तो वो क्या कहते हैं, अरे यार पूरे शरीर में करंट दौड़ गया, मेरे पूरे शरीर में क्या हुआ, करंट दौड़ गया, यानी करंट का प्रवाह हो गया। बस यही चीज़ है कि जब आपका यहाँ पे इसको करंट क्यों लगा, क्योंकि धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। धारा का चलन हो रहा है, चालन हो रहा है। धारा बहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना। इलेक्ट्रॉन का क्या होना, प्रवाह होना, या इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, चलने दे रहा है, चालन हो रहा है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो ये होगा, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह होता है, बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी मैं बताऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो एक बार आप कॉपी में चालक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख लीजिए। चालक ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश अथवा धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। और आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये भी लिखना कि आवेश का प्रवाह क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कुछ उदाहरण दे सकते हो, सोना, चांदी बहुत अच्छे चालक हैं, महंगे हैं इसलिए कम काम में लिया जाता है, लेकिन सबसे अच्छे चालक हैं सोना और चांदी। ऐसे ही तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, देख रहे होंगे सारे के सारे क्या हैं, धातु हैं। तो अधिकांश धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। पारा भी चालक है। पृथ्वी सबसे अच्छा चालक है पृथ्वी। पृथ्वी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, दे भी देता है, तो पृथ्वी भी क्या है, चालक है। ऐसे हमारा शरीर, मानव शरीर, हमें करंट लगा था ना तारों को छूने से, मानव शरीर, जंतु शरीर, ये भी क्या है, चालक है। अमोनियम क्लोराइड भी चालक है। और ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, चालक है। यानी क्षार भी होते हैं, अम्ल भी होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है। एक चालक का गुण होता है, बहुत अच्छा गुण है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के काम भी आता है, कि चालक में जो आवेश होता है वो पृष्ठ के ऊपर ही होता है, पृष्ठ के ऊपर होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसको भी आप नोट करना कि चालक में आवेश सदैव पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। चालक के अंदर आवेश सदैव शून्य होता है, चालक के अंदर शून्य होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे कई जगह ये शब्द काम में लेंगे, तो आज ही क्लियर कर लेना, चालक के क्या होता है, अंदर आवेश कितना होगा, 0, शून्य होगा। ठीक है, समझिए बात को। चलिए, बात हम कर रहे थे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे आपको ये संरचना दिखा रखी है अपन ने परमाणु के नाभिक की। अंदर नाभिक होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं नाभिक के बल के कारण, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर से कम होती है। और नाभिक के बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो नाभिक ने, इसमें प्रोटॉन तो क्या है, बेचारा बंधा हुआ है, ये तो किसी भी शर्त में जा ही नहीं सकता बाहर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकते हैं, क्या है, इन्हीं का काम आता है, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का ही होता है। कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में हल्का होता है, इसलिए ये भी क्या है, कूद फान आराम से कर सकता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है। तो कारण तो यह है इलेक्ट्रॉन का। अब देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए, पहले 2 भरा हुआ है, फिर 8, फिर कितना है, 1 है। तो बाह्यतम कक्षा में क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, पूरित कक्षक पढ़ा हुआ है ना, पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, स्थायित्व के बारे में, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे। ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक से क्या हुआ, काफ़ी दूरी पे है, और ये अकेला इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूरी होने के कारण इस पे नाभिक का जो बल लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। नाभिक का बल क्या हो रहा है, बहुत कम लग रहा है। तो इस तरह ये क्या है, एक तरह से लगभग स्वतंत्र है। लगभग क्या है, स्वतंत्र है,
हल्का सा भी इसमें कोई सा बल लग जाए, आकर्षण बल लग जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या होगा, उसके पास चला जाएगा। इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातु होते हैं उनकी जो अंतिम कक्षा होती है वहाँ पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने नाभिक से दूर होने के कारण नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल है उनका मान बहुत कम रह जाता है। उनका मान क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण ये क्या है, लगभग मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लगभग मुक्त है। और इन इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणु के हल्के आकर्षण बल की सहायता से क्या किया जा सकता है, पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है। और जैसे ही पूर्णतः मुक्त कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, प्रवाह होने लग गया ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चालन हो गया, विद्युत धारा का चालन हो गया और चालक हो गए। क्लियर, समझ गए इस बात को। तो चलिए देखिए, अब हम समझ सकते हैं कि इस स्टील की चम्मच में आवेश क्यों नहीं आया था। अब आप समझ सकते हो कि स्टील की चम्मच में आवेश क्यों नहीं आया था, जबकि ये तो धातु का है। ये क्या है, धातु का है ना, तो चालक पदार्थ है, तो इसमें आवेश क्यों नहीं रुका, उसके बारे में सुनिए आप। देखिए क्या हुआ, जैसे हमने इसमें आवेश दिया तो ये आवेश यहाँ पे आया, ठीक है, फिर आगे गया, क्योंकि ये क्या था, चालक पदार्थ था, ये जा सकता था आगे की ओर, तो ये क्या हो गया, चलने लग गया। और ये आवेश चलता चलता यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद हमने क्या कर रखा था, इसको पकड़ रखा था। क्या कर रखा था, इसको हाथ से पकड़ रखा था। जैसे ही मैंने इसको हाथ से पकड़ रखा था यूँ, तो जब हाथ से पकड़ा हुआ था तो मेरा हाथ भी क्या था, चालक था। तो वो जो आवेश था हाथ से होते हुए, शरीर से होते हुए कहाँ चला गया, नीचे धरती पे खड़ा हूँ मैं, तो धरती भी क्या है, चालक ही है ना। इस वजह से क्या हुआ, वो आवेश रुका ही नहीं, आवेश को हम रोक नहीं पाए, इससे गमन करता हुआ शरीर से होता हुआ क्या हुआ, अर्थ में चला गया। इस वजह से आवेशित नहीं हो पाई। क्लियर, इसी कारण क्या हुआ, इसमें आवेश नहीं हो पाया। इनको करंट क्यों लगा, इनको करंट क्यों लगा, तो इनके करंट लगने का कारण भी यही है। यहाँ पे क्या हुआ, आवेश मिला तार को छूने से, वो आवेश क्या हुआ, हाथों में आया, और हाथों से होता हुआ ये आवेश शरीर से होता हुआ क्या हुआ, पृथ्वी में जाने लग गया। और ये क्या हो गया, इस तरह लगातार ये चलने लग गए। लगातार चलने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बहने लग गया। इस कारण इनको क्या हुआ, करंट लग गया। कारण यही है करंट लगने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया। ठीक है, चलिए, जब आपने चालक के बारे में पढ़ लिया तो बिल्कुल कुचालक की परिभाषा आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिसमें आवेश या विद्युत प्रवाह नहीं हो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, आवेश या इलेक्ट्रॉन का कोई प्रवाह नहीं हो पा रहा, वो क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे। कुचालक के जो उदाहरण है वो लकड़ी है, कांच है, प्लास्टिक, एबोनाइट, अब्रक, रेशम, नायलॉन, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध पानी, आशुद्ध जल। ध्यान देना बच्चों, जो शुद्ध पानी होता है या जिसे हम अशुद्ध जल कहते हैं, ये कुचालक है। ये क्या है, कुचालक है। शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ। जनरल पानी में तो करंट आता है, लेकिन शुद्ध पानी होगा उसमें करंट नहीं आएगा। तो जो बिल्कुल शुद्ध होता है वो कुचालक होता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल कैसा है, चालक है या कुचालक है, यानी विद्युत रोधी। कुचालक को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो कैसा है, तो आप लिख के आएंगे, शुद्ध जल या अशुद्ध जल सदैव विद्युत रोधी होते हैं। क्लियर, चलिए, इसकी भी एक खास है कि जो चालक में था उसमें आवेश कहाँ था, पृष्ठ पे था, लेकिन कुचालक जो विद्युत रोधी है उस पर अगर हम आवेश देते हैं तो जिस जगह देखते हैं वहाँ पे ही आवेश रहता है। ये इसकी खास बात है। इस कारण विद्युत रोधी को आवेश देने के कारण यह केवल उसी स्थान पे बना रहता है जहां आवेश दिया जाता है। तो ये भी लिख के आएंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया था, वो जो स्टील की चम्मच थी ऊपर मैंने कुचालक पदार्थ लगा दिया। अब भला ये आवेशित क्यों हो गया, अब ये आवेशित क्यों हो गया, तो ठीक ये जो अपन ने लिखा है ना लास्ट वाला, ये वाला, ये इसके कारण ही हुआ है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसके कारण ही है। देखिए कैसे मैंने इसको आवेशित किया, जैसे अपन ने किया, यहाँ पे क्या हुआ, आवेश आया। ये अभी क्या था, स्टील का चम्मच क्या था, चालक था, चालक था। ये आवेश को क्या किया, प्रवाह होने दिया। प्रवाह होते होते ये चालक क्या हुआ, इस कुचालक के पास आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये कुचालक इसको रोक लेगा। अब आवेश को आगे नहीं देना जाएगा, और आवेश जब आगे नहीं जाएगा तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा। ये क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। तो ये का यही कंसेप्ट इसमें था
यहाँ पे हमने क्या किया था, नायलॉन की तार लगाई थी, तो नायलॉन का तार क्या हो गया, कुचालक हो गया, और नायलॉन का तार कुचालक है तो यहाँ से आवेश को नायलॉन का तार आगे नहीं जाने दिया, इस वजह से क्या हुआ, ये आवेशित नहीं हो पाई। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है भू संपर्कित, क्या होता है, ऐसे आपके समझ में नहीं आ रहा कि भाई भू संपर्कित क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूं तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है भू संपर्कित। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थिंग, याद आया कुछ, अर्थिंग वायर। अधिकांश बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर अर्थिंग का नाम तो हमने सुना है। कई बार हमने देखा है कि घरों के बाहर या बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं वहाँ पे एक इस तरह का लोहे का रोड होता है, इस रोड से क्या करते हैं, तार बांध के ले जाते हैं, इसी को अर्थिंग कहते हैं। बिजली के जो खंबे हैं उस पर भी वायर तो जाते हैं, लेकिन एक वायर ऐसा होता है जिसको बांध के हमने क्या कर रखा होता है, ज़मीन में लगा देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ये तो देखा हुआ है। लेकिन आपसे परीक्षा में जब अर्थिंग की परिभाषा पूछे या इस अर्थिंग का काम क्या है, तो ये क्या काम करता है, अर्थिंग क्या करता है, जो अतिरिक्त आवेश होता है वो चालक की सहायता से लेके पृथ्वी में ले आता है, जल्दी से चला जाता है, हल्का सा करंट दौड़ता है, लेकिन फटाफट क्या करता है, आवेश को पृथ्वी में दे देता है। बहुत फ़ायदे भी हैं, अर्थिंग करंट लगने से बच जाते हैं, हमें करंट नहीं लगता अर्थिंग की वजह से। ठीक है, तो चलिए लिख लें आप, अर्थिंग क्या होता है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश, कैसा आवेश, अतिरिक्त आवेश किसके माध्यम से, चालक से होता हुआ क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, हल्का सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, हल्का सा, लेकिन सारा का सारा आवेश क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है, तो उत्पन्न करते हुए पृथ्वी में चला जाता है। और इस प्रकार जो आवेश का साझा हुआ है ना, पार्टनरशिप, साझीकरण, इसी को हम भू संपर्कित कहते हैं। तो पृथ्वी के साथ आवेश के साझीकरण को भू संपर्कित कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है इस तरह का, अगर ऐसा चिन्ह बनाया हुआ है इसका मतलब क्या है, वो अर्थिंग है या ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड अर्थिंग ही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, ये अर्थिंग है या ग्राउंडेड है। देखिए इसका काम कहाँ आता है, आपने अपने घरों में देखा होगा 3 वायर होते हैं, फ्रिज के तार देख लो, प्रेस देख लो, नया कूलर लाते हैं तब देख लो, उसमें 3 वायर निकले होते हैं। तो ये 3 वायर में काम क्या होता है, 2 वायर तो आपके पावर स्टेशन या मीटर से आता है, पहला वायर है विद्युत में और दूसरा उदासीन होता है। तीसरा जो वायर होता है वो अर्थिंग वायर होता है, अर्थ वायर होता है। इस अर्थ वायर को क्या करते हैं, घर के बाहर जो अर्थिंग बना रखी है उससे जोड़ा जाता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या है, करंट नहीं लगने देता। इससे क्या होता है, करंट नहीं लगता। जैसे ही करंट या अतिरिक्त आवेश आता है सीधा क्या करता है, ये जो तीसरा वायर है ना, मान लो ये वाला वायर तीसरा है, ये सीधा क्या करता है, सारा आवेश लेके पृथ्वी को दे देता है, और बहुत जल्दी करता है ये काम क्या होता है, बहुत जल्दी करता है, इस वजह से करंट नहीं लगता। तो देखो आपने घरों में देखा भी होगा, इस तरह के सॉकेट होते हैं, प्लग होते हैं, है ना, इस तरह के होते हैं, 3 वायर निकले होते हैं। तो हमेशा इसीलिए लगाया जाता है ताकि उपकरण से अगर अतिरिक्त आवेश आ भी रहा है तो उससे क्या हो, उपकरण में कोई नुकसान नहीं हो, हमें कोई नुकसान नहीं हो। कूलर में भी कुछ ऐसा ही होता है, कूलर के भी 3 वायर होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कूलर के 3 वायर लगे रहते हैं, तो कईयों की आदत होती है स्विच ऑन होने के बावजूद भी पानी उसमें दे देते हैं, पानी भरते हैं ना, कूलर थोड़ी ठंडी हवा दें तो स्विच ऑन होने के कारण भी हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, क्योंकि उसे झटका नहीं लगा ना शुरू में, इस वजह से। लेकिन कई बार आपने देखा होगा तो कूलर थोड़ा सा ख़राब हो गया और उसका जो सॉकेट है या प्लग है या तार ख़राब हो गया, हम उस तार को बदल देते हैं। किसी के कहने पे हम क्या करते हैं, 2 पिन लगा देते हैं, या हम खुद ही सोच लेते हैं कि 2 से ही लाइट आती है, तीसरा फालतू है। कई बार अर्थिंग वायर को यही कहा जाता है ये फालतू है, लेकिन वो बेकार नहीं है, काम का है। जब अब ये 2 पिन लगा देते हो और अब चलते हुए कूलर में ये लाइट जब ऑन है उस टाइम पानी भरते हो, इस पर आपको झटका लग सकता है। क्यों लग सकता है, कोई भी एक वायर अगर हिला हुआ है, चाहे वो पानी का पंप का वायर है, अगर वो खुल गया है तो उससे अपने को करंट डायरेक्ट लग सकता है। जबकि ऐसा पहले भी था, पहले हमें करंट नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, पहले वो जो करंट था ना, वो तीसरा जो पॉइंट था जिसको आपने फालतू कहा, बेकार का कहा, ये वो सारा का सारा करंट बेचारा ये लेके क्या किया था, धरती में दे दिया था, पृथ्वी में दे दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके पास तो क्या था, 2 पिन था, तो वो बचा हुआ करंट जाए कहाँ, वो क्या होगा, अपने को ही लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी उपकरण हैं वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, 3 वायर ही यूज करना चाहिए, 3 पिन ही यूज करना चाहिए, और घरों में क्या होना चाहिए, अर्थिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, अपने बड़ों को भी समझाएंगे कि 3 पिन ही हमें यूज करनी है, 3 वायर यूज करनी है, अर्थिंग बनानी है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में,
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।